मौर्य काल के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में है बौद्ध साहित्य, जिसे दीपवंश, महावंश या दिव्यावदान या जातक। जैन साहित्य में कल्पसूत्र है। अन्य साहित्य में पुराण है, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, कथा सरित सागर है, बृहत या कथा मंजरी है। पुरातात्विक स्रोत में है चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख है, अशोक के अभिलेख है, रुद्रदामन के अभिलेख है, मृत भांड है, स्थापत्य कला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। यह 322 ईसा पूर्व में से 298 ईसा पूर्व में 322 में यह राजगद्दी संभाला और 298 में ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर की राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में वृषल एवं कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम एंड्रोकोटस आदि थे। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दान में दे दिया। अब है फ्रेंड्स मौर्यकालीन शिलालेख। पहला है शाहबाजगढ़ी, यह 1836 में खोजा गया। इसका जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। मानसेहरा अभिलेख या शिलालेख 1889 में खोजा गया, ये भी खरोष्टी लिपि में है। गिरनार शिलालेख यह 1822 में खोजा गया, इसका लिपि ब्राह्मी लिपि है। धौली शिलालेख यह 1837 में खोजा गया, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। ट्रिक है कि जो शाहबाजगढ़ी जो है शिलालेख और मानसेहरा अभिलेख है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास है। जबकि जितना भी लेख है ये सब इंडिया में है और ये ब्राह्मी लिपि में है। तो कभी कभी पूछता है भारत में जितना भी लेख है मौर्यकालीन सब ब्राह्मी लिपि में है, मात्र शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा को छोड़कर। और ये दोनों जो शिलालेख हैं ये भारत से बाहर है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। धौली जो है 1837 में खोजा गया, यह ब्राह्मी लिपि में है। कालसी जो है, कालसी शिलालेख 1837 में खोजा गया, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। जोगढ़ यह 1850 में खोजा गया, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। सोपरा यह 1882 में खोजा गया, ये भी ब्राह्मी लिपि में है। और एराकुड़ी यह 1916 में खोजा गया और इसकी भी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। इस शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के छोड़कर जितना अभिलेख है सब इंडिया में मिले हैं, भारत में मिले हैं और अभी ब्राह्मी लिपि में है। और बाकी जो 2 अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा वो पाकिस्तान में मिले हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास मिले हैं। तार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की पैदल सेना थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं बिंदुसार का जो शासन काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक चला। चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता दुर्धरा का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात था, अमित्रोक्रेटस था जो यूनानियों द्वारा दिया गया था, नंदसार था,
बृहदसार था जो वायु पुराण के अनुसार था। बिंदुसार जो था परिशिष्ट प्रवर्तन के अनुसार था। एक और नाम था बिंदुपाल, ये जो है चीनी ग्रंथ में दिया गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ और दूसरा विद्रोह का दमन अशोक ने किया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। अथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा। अब देखते हैं फ्रेंड्स बिंदुसार के नाम। भद्रसार जो नाम है वो वायु पुराण में मिलता है। अमित्योकस या अमित्रघात जो नाम है यह यूनानी लेखकों के द्वारा दिया गया है। सिंह सेन जो नाम है यह जैन ग्रंथों में मिलता है बिंदुसार के लिए। और आलिड्रोकेटस ये जो है ये नाम स्ट्रेबो द्वारा दिया गया है। और बिंदुपाल जो है चीनी किताबों में मिलता है। अशोक का जो शासन काल है 273 बीसी से 232 बीसी तक है, मनीषापुर तक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। 69 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स एक सवाल उठ सकता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु 272 में हुआ तो अशोक 269 में कैसे गद्दी पर बैठा, जबकि 4 साल का हुआ। तो 4 साल जो है फ्रेंड्स यह युद्ध हुआ आपस में, सब भाइयों का युद्ध हुआ। उसके बाद जो है 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है मगध की गद्दी पर बैठा। की माता का नाम शुभ्रदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, जो सिंहली स्रोत से लिया गया है। वाकी और तिष्यर्क्षिता अशोक की 2 महारानियां थी। अशोक के पत्नी महादेवी जो शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी से महेंद्र एवं संघमित्रा नामक 2 संतान हुए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थीं। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया एवं कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पूछता है फ्रेंड्स कि जो कलिंग पर आक्रमण कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने किया, जिसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के शिलालेख है। अशोक के जो मौर्य है, ये जो नाम है यह गिरनार अभिलेख से मिलता है। अशोकवर्धन जो नाम है यह पुराण से मिलता है। और प्रियदर्शी ये जो है भाभरू शिलालेख में मिलता है। और जो अशोक नाम है यह मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उद्गोमल अभिलेख में मिलता है। कभी कभी फ्रेंड्स पूछ देता है कि अशोक नाम किस शिलालेख में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोमल अभिलेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है इसमें कि अशोक के दरबार में कौन सा जो लेखक है, राजदूत आया था? तो डायोनेसियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। अशोक के लेखों से संबंधित तथ्य। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, नेतुर, गुर्जरा एवं उद्गोमल अभिलेख में मिलता है। अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसकी खोज जो है अशोक के शिलालेख की खोज पैंथलर ने किया था। टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था, जिस पर अशोक ने
स्तंभ लेख उत्कीर्ण करवाए थे। वैराट का अभिलेख कनिंघम कलकत्ता लाया। मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक चला या रहा। इस वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। प्रादेशिक रज्जुक उपयुक्त एवं प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जो अनुसंधान कहलाता था। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को प्रियदासिम राजा मगधे कहा है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उद्गोमल अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। 3 बार रिपीट हो गया फ्रेंड्स। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बाबरी की पहाड़ियां में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ण, चोपड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ खोज फीहरर ने किया था। ये फ्रेंड्स पूछता है कि रुमदही अभिलेख जो है कहाँ है, तो ये है नेपाल में। इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा की दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। अशोक का सर एक कुन्हा कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने की सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अब फ्रेंड्स अभिलेख में वर्णित विषय हैं, जो 14 अभिलेख है उसके बारे में है। पहला शिलालेख में है पशुपली का निंदा, समाज में उत्सव का निषेध और सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो प्रथम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो शिलालेख है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला में है पशु बलि का निंदा, समाज में उत्सव का निषेध और सभी मनुष्य मेरे संतान है। ये जो अशोक है ये किस शिलालेख में है, तो प्रथम शिलालेख में है। शिलालेख में है कि लोक कल्याणकारी कार्य करना, चेर, चोल, पांड्य, सतीत पुत्र का उल्लेख है। तो कभी कभी पूछता है फ्रेंड्स कि जो अशोक का शिलालेख है इसमें किस राजवंश का वर्णित किया गया है, मैंने लिखा गया है। तो पहला है चेर, दूसरा है चोल और तीसरा है पांड्य। तीसरे एवं चौथा अभिलेख में धर्म संबंधी नियम का विवरण दिया गया है। इसमें रज्जुक की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। तीसरा एवं चौथा अभिलेख में महामात्रों को प्रति 5 वर्ष का दौरा का आदेश दिया गया है। और 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के संकेत है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 6ठा शिलालेख में है आत्म संयम की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में 7वां और 8वां शिलालेख यह अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। 7वां 8वां अभिलेख में 9वां शिलालेख में है सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार की व्यवस्था की गई है। 10वां शिलालेख में है राजा तथा राज्य कर्मचारियों को सदा प्रजा के हित की चिंता करनी चाहिए। ये 10वां शिलालेख में है। और 11वां शिलालेख में है जो धर्म नीति की व्याख्या एवं विशेषता के बारे में वर्णित किया गया है। 11वां शिलालेख में धर्म नीति की व्याख्या एवं विशेषता के बारे में वर्णित किया गया है। 12वां शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति है और इसी में सभी के विचारों एवं सत्कारों की सम्मान की बारे में चर्चा किया गया है। 13वां शिलालेख में है इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पूछता है फ्रेंड्स कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वां शिलालेख में मिलता है। अब 5 यूनानी शासकों के नाम अंतियोकस, अतिकीनी या तुर्मय, अलिकसुंदर या मग, जो 5 यूनानी शासकों का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। वाटिक राज्यों का उल्लेख मिलता है। आटविक राज्यों का उल्लेख 13वां शिलालेख में मिलता है। और 14वां शिलालेख में है कि लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की
अब देखते हैं फ्रेंड्स अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेख में है, पहला है स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख, यह इलाहाबाद में है। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह भी दिल्ली में है। तीसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह भी दिल्ली में है। और चौथा जो है रामपुरवा रामपुरवा स्तंभ लेख, यह चंपारण बिहार में है। और लोहरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। और लौरिया अहिराज, ये भी जो है चंपारण बिहार में। तो फ्रेंड्स कभी पूछता है कि बिहार में अशोक के कितने स्तंभ लेख मिले हैं, तो वह है 3। पहला है रामपुरवा, और दूसरा लोहरिया नंदनगढ़, और तीसरा है लोहरिया अहिराज। ये 3 स्तंभ लेख यह बिहार में मिलता है। अशोक के स्तंभ लेख, पहला है मेरठ स्तंभ लेख। अब इसके बारे में चर्चा किया गया यहाँ पे कि मेरठ से प्राप्त फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था मेरठ स्तंभ लेख को। दूसरा है टोपरा स्तंभ लेख, या टोपरा गांव यानी यमुना नगर हरियाणा से प्राप्त हुआ है। इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। तीसरा है प्रयाग स्तंभ लेख, यह कौशाम्बी इलाहाबाद माने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसे अकबर द्वारा लाया गया था, माने कौशाम्बी में यह मिला था और अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद लेकर आया गया है। चौथा है रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख से 2 स्तंभ लेख प्राप्त एक स्तंभ लेख विहीन है। लेख युक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। वर्तमान में यह राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। लेख विहीन स्तंभ एवं विरसन तथा बैल की आकृति उत्कीर्ण है। लोहरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, यह चरांख जिला बिहार से प्राप्त है। मयूर चित्र अंकित, इसमें जो है लोहरिया नंदन स्तंभ लेख में मयूर चित्र अंकित किया गया है। रुमिनदेई स्तंभ लेख, यह सबसे छोटा स्तंभ लेख है। यह जो है सासना देश का रुमिनदेई गंपाल से प्राप्त है। इसमें जो है आर्थिक विषय की चर्चा की गई है। धर्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति, पहला जो है महेंद्र एवं संघमित्रा, यह श्रीलंका भेजे गए थे धर्म प्रचार के लिए। दूसरा है मंझांती जो है यह कश्मीर एवं गंधार भेजे गए थे। तीसरा है महारक्षित, यह जो है यूनान भेजे गए थे। चौथा है महाधर्म रक्षित, यह जो है महाराष्ट्र भेजे गए थे। और पांचवा है महादेव, यह जो है मैसूर भेजे गए थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स मौर्य प्रशासन। सम्राट के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 एवं 20 हुआ करती थी। साम्राज्य में मंत्रियों एवं पुरोहित की नियुक्ति की पूर्व इसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे आपदा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों को विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति का अधीन था। तो फ्रेंड्स कहीं पूछता है कि प्रांतों का जो विभाजन विषय में किया गया था, इसका जो अधीन किसके अधीन आता था, तो विषयपति यह प्रमुख था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेघास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यीय एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक है प्लूटार्क या जस्टिन ने अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था।
युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मैंने उस समय जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था उसको सेनापति कहते थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय या 6 समितियां करती थी। 5 सदस्यीय या 6 समितियां करती थी। केंद्रीय अधिकारी तंत्र में सबसे ऊंचे अधिकारी तीर्थ कहलाते थे जो निम्नलिखित है। पहला है पुरोहित, यह जो है प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी था। समाहर्ता, यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था जिसको समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता, यह जो इसका विभाग कोषाध्यक्ष का देखना रहता था। प्रदेष्टा, यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था जिसे प्रदेष्टा कहा जाता था। आपको नायक, यह सेना का संचालन करता था। आगे है कर्मांतिक, यह जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षण होता था। आगे है व्यवहारिक, यह दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था। दंडपाल, यह सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। आटविक, यह जो है वन विभाग का प्रधान होता था। आटविक। अंतपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था जिसको अंतपाल कहते थे। राजपाल की देखभाल करने वाले प्रधान को दौरवारिक कहते थे। दौवारिक। सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान को अंतवेदिक कहते थे। नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल को नगरक कहते थे। राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष को दुर्गपाल कहते थे। और राजा का उत्तराधिकारी को युवराज कहते थे। युद्ध विभाग का मंत्री को सेनापति कहते थे। और परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। पहला था धर्मस्थीय और दूसरा था कंठ कसोधन। धर्मस्थीय में न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक को देखता था। और कंठक शोधन का जो प्रादेशिक तथा जनपदीय न्यायालय को न्यायाधीशीय राजुक कहलाता था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम कौटिल्य चाणक्य ने की थी, जिसके अंतर्गत राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र सम्मिलित है। प्रांतीय शासन या प्रशासन में है। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ दिया गया, इसकी राजधानी तक्षशिला था। दूसरा है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी कर्नाटक में थी। चौथा है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। 5वां है प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इसको दोहरा देते हैं। पहला है उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला था। दूसरा है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। और तीसरा है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी कर्नाटक में था। चौथा है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। 5वां है प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। राज्य के आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। फ्रेंड्स, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को आद्यव मात्रिक कहा जाता था। प्रांतों से कर एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी को होता था। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था एवं नगद रूप से ली जाने वाली कर को हिरण्य कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, 5वां है सैनिक और 6ठा है
निरीक्षक एवं 7वां है सभासद। सभासद। अर्थशास्त्र में क्षुद्रों को आर्य कहा गया है। फ्रेंड्स क्या है? अर्थशास्त्र में क्षुद्रों का आर्य कहा गया है। मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवरण कहा गया है। फ्रेंड्स मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवरण कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को शुभांग कहा गया है। मैंने मुद्रा राक्षस जो पुस्तक में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को शुभांग कहा गया है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाले महिला रूपा जीवक कहलाते थे। जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाले महिला थे उन्हें रूपा जीवक कहलाता थे।